हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए इसकी डेफिनेशन से इसे समझते हैं। मैट्रिक्स होती क्या है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस दैट आर डिफाइंड फॉर द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रो व्हाइल द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम। इन सब के कहने का मतलब क्या है। इन सब के कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, वेरिएबल्स का या सिंबल्स का। इसको हम जब अरेंज कर रहे होते हैं तो कुछ डाटा या फिर कुछ नंबर्स जो हैं हम वर्टिकली रखते हैं और कुछ जो अरेंजमेंट करते हैं वो हॉरिजॉन्टली। यानी द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रो। जितना भी डाटा हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है तो उसे हम कहेंगे रो। और जितना डाटा या फिर जो नंबर्स हैं हमने उसको वर्टिकली अरेंज किया है तो उसको हम कहेंगे कॉलम्स। जनरली हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। तो क्या है, अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, वेर एम इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड एन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब क्या हुआ, अब जो हमने डाटा था, जो नंबर्स थे हमारे पास, हमने उसको अरेंज किया। अरेंजमेंट करने के बाद में उसमें जो था कुछ रोज़ बनेंगी, कुछ कॉलम्स बनेंगी। तो जितने भी रोज़ बनती हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं और जितने कॉलम्स बनते हैं उसको मैट्रिक्स के बाद में क्रॉस करके लिख लेते हैं। आगे देखते हैं इसका क्या है। एक हम जनरल मैट्रिक्स लेते हैं। ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, ऐसी सो ऑन, AM1, AM2, AM3, AMN। इन सब का मतलब क्या है। सबसे पहले मतलब से पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। जो वर्टिकल अरेंजमेंट था हमारा, इसको हम कॉलम्स कहते हैं, तो इसे काउंट कर लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 एंड अप टू n। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हुए, हमारे पास n कॉलम्स हुए। अब हम चेक करते हैं हमारे पास रोज़ कितनी है। रोज़ क्या थी, जो हमारे पास डाटा था या नंबर्स थे उसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था, वो हमारी रोज़ थी। काउंट करते हैं हमारे पास रोज़ कितनी है। तो 1, 2 एंड सो ऑन अप टू m। तो हमारे पास m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे हम इसके मैट्रिक्स के सफिक्स में लिख देते हैं m क्रॉस n। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ m क्रॉस n लिखने का। इसका मतलब ये होता है, जो सफिक्स में मैट्रिक्स के बराबर में लिखा होता है उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा नहीं कर सकते इसको n क्रॉस m लिख दें, क्योंकि हमारे जो रोज हैं वो m हैं, कॉलम्स हैं वो n हैं। कॉलम्स कभी पहले नहीं लिखे जाते, कॉलम्स हमेशा बाद में लिखे जाते हैं। रोज जो है हमेशा पहले लिखते हैं क्रॉस करके, उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं। ये है इसके ऑर्डर को लिखने का तरीका। और A11, A12, A13 ये क्या है, ये दर्शाते हैं। A11 का मतलब है पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो A11 है। A12 क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि पहली रो और दूसरा कॉलम जो है उस पोजीशन का ये एलिमेंट है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इस संदर्भ में चलो आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स होती है, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। दस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन विल बी अ रो मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या हुआ इसका। हमने कहा था कोई भी एक मैट्रिक्स होती है जिसे जनरली हम ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि रो सिर्फ एक होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पे कितनी, इसमें जनरली कितनी है रोज, m। तो m की वैल्यू 1 होगी। कब, जब ये मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर रो मैट्रिक्स के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 1। चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हमारा। एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे देखते हैं हम इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट हैं। हम काउंट करते हैं इसमें रोज़ कितनी है। रोज़ तो हमारी एक ही है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स काउंट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। 4 कॉलम्स हैं और रो है 1। इसलिए इस मैट्रिक्स के सफिक्स में क्या लिखेंगे, पहले रोज़ को लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे 1 इंटू 4, क्योंकि 4 हमारे कॉलम्स हैं। लेकिन ये मैट्रिक्स में रो कितनी है, एक। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक और लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी। इसमें भी देखते हैं इसमें रोज़ कितनी है। तो रोज़ तो हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। इनटू कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1, 2 और 3, 3 कॉलम है, तो इसको 1/3।
हमें अब बात आती है किसी भी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स ऐसे लिखना है। तो जितने रोज़ होती हैं पहले उसको लिख लेते हैं इनटू कॉलम्स। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल था ये हमारा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगा, तो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा 1/4। और दूसरे एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, वो होगा हमारा 1/3। ऐसे ही अब दूसरी मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है कॉलम, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। दस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इज टू एन विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ एन इज इक्वल टू 1। रो मैट्रिक्स में क्या था, रो एक थी इसलिए हमने एम की वैल्यू 1 की थी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम एक है इसलिए हम एन की वैल्यू क्या करेंगे 1। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल टू 1 3 5, एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इसमें कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम तो मेरा एक ही है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं रोज़ कितनी है, 1 2 और 3। रोज़ है हमारे पास 3, तो यहाँ लिख दूंगा 3। और कॉलम कितने हैं मेरे पास, कॉलम तो सिर्फ एक ही है, हम तो क्योंकि बात कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो इंटू 1। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, 3:1। अब इसी में हम आगे बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स के बारे में। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स तो है लेकिन उसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जनरली हम किसी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इज टू एन विल बी ए जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ए आई जे क्या है हमारा, कोई भी एक जनरल एलिमेंट है, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था। तो ए आई जे हमारा एक जनरल एलिमेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो फॉर एवरी आई एन जे। आई और जे की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे आई की इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जे भी 1 ही ले लेते हैं, तो ए 1 1 की वैल्यू जीरो होगी। ऐसे ही 1 और 2 ले लेते हैं तो ए 1 2 की वैल्यू जीरो होगी। कहने का मतलब ये है जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो ही होंगे। जनरली इट इज़ डिनोटेड बाय ओ। एक चीज़ और, जीरो मैट्रिक्स को हमेशा ही हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओ क्या है हमारी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए इज इक्वल टू एक 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स क्या है हमारी, 2/2 का नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा 2/2। ऐसे ही एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक 2/2 मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली, इसके ये मैट्रिक्स है 3/3 का ऑर्डर है इसका, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या हैं जीरो। तो ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स तो होगी लेकिन 3/3 ऑर्डर की होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा ये दोनों सेम हो। एक उदाहरण और लेते हैं इसका, ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम इस तरह से लेते हैं। तो ये इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ है हमारी 2 और कॉलम्स कितने हैं 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। तो ये है, ये वाली मैट्रिक्स जो है ये 2/3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है। इसी में चलिए आगे बात करते हैं हम सिंगलटन मैट्रिक्स के बारे में। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है, जैसा कि इसके नेम में ही है सिंगल। तो अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट ना हो। दस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इज टू एन विल बी अ सिंगलटन मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 1, और दोनों इक्वल होंगे। कहने का क्या मतलब है, इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ ए इज इक्वल टू 9, एलिमेंट कितने हैं इसमें 1, तो मैट्रिक्स क्या होगी मेरी सिंगलटन मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एलिमेंट तो सिर्फ एक ही है। अब हम बात करते हैं एम और एन की वैल्यूज़ के बारे में। रो कितनी होगी, इस तरह से देखेंगे तो एक ही तो रो है, एक लिख दिया। कॉलम कितने होंगे, खड़े में देख लेते हैं, एक ही बार तो कर सकते हैं। तो इसका क्या हुआ हमारा, एक रो और एक कॉलम। तो एम और एन दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी हमारी 1 और 1। एम और एन दोनों इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे 1 के।
ऐसी एक और ले लेता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 6। तो ये भी तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट तो इसमें भी एक ही है। ऑर्डर क्या होगा इसका 1:1। तो ये भी हमारी एक सिंगलटन मैट्रिक्स है। एक चीज़ हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, ये सिंगलटन मैट्रिक्स जो होती है, सिंगलटन मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा ही 1:1 होगा, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं होता। तो सिंगलटन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारा 1:1। इसी में हम आगे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में। इसके फिर से इसी के नेम में हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या है, क्षैतिज। तो क्या आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास m/n ऑर्डर की, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इफ n इज ग्रेटर देन m। n क्या है हमारा, n है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स। ग्रेटर देन मीन्स ज़्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ रोज से। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, उसमें हमें करना क्या है, करना ये है कि ये n ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स कॉलम्स ज़्यादा हो लेकिन रोज़ हमारी कम हो। ठीक है, ले लेते हैं 1 2 3 4 10 12 15 6। एक हमारी मैट्रिक्स है, तो इसमें रोज़ कितनी है, ठीक है काउंट करते हैं। इस तरह से किया, एक और ये दो, दो मेरे पास इसकी रोज़ हैं। कॉलम्स काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2:4। तो ऑर्डर 2:4 है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखने की है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है। देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ रोज से। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी संदर्भ में आगे बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में। अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। A matrix of order m/n is called vertical matrix if m is greater than n। मतलब क्या हुआ, फिर से ऊपर वाला एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसे हम। तो इसमें m क्या होता है हमारा, m होता है नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस बार एक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। ठीक है, बना लेते हैं एक मैट्रिक्स 1 2 5 6 8 6। एक मैट्रिक्स ले ली हमने। अब इसमें काउंट करते हैं पहले रोज़ कितनी है, 1 2 3 इंटू, अब काउंट करते हैं कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3:2। देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ऐसे भी अगर इसका देखें तो ये खड़ी मैट्रिक्स लग रही है, तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। और ये ऊपर वाली ये थी लेटी हुई है या हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी संदर्भ में हम आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, मीन्स कोई मैट्रिक्स है जैसे ऊपर था, इसमें रोज़ ज़्यादा हैं कॉलम्स कम है, इसमें रोज़ कम है कॉलम्स ज़्यादा हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तब क्या, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो कोई चीज़ कम हो, जितने रोज़ हों उतने ही कॉलम्स हों। मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी जनरल मैट्रिक्स होती है A = Aij m/n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये, लेकिन कब होगी, जब m और n हमारे इक्वल होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, A = A B C D। काउंट करते हैं, इसमें रोज़ कितनी है 1 एंड 2 इंटू कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं तो मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा ज़रूरी नहीं है 2x2 का ही हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। एक मैट्रिक्स है 1 3 5 8 7 8 6 7 2 5 1। काउंट करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करते हैं कितने हो गए 1 2 3। तो एक चीज़ हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्या m और n इक्वल होंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? एक अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स ही होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। बस क्या है, इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। और क्या कंडीशंस हैं, आइए पढ़ते हैं क्या हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, जैसा कि मालूम है कि डायगोनल मैट्रिक्स नेम से ही दिख रहा है, डायगोनल है इसमें। इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, देन इट कॉल डायगोनल मैट्रिक्स। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स। जनरली इसे कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, ए आई जे कोई एलिमेंट है, तो ये ए आई जे की वैल्यू जो है जीरो होगी। एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन कब? जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे। और आई और जे जब इक्वल हैं तब उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, ए जीरो जीरो बी। स्क्वायर है, 2 by 2 इसका ऑर्डर होगा। तो इसका डायगोनल क्या है हमारा? डायगोनल ये है, ये हमारा हो गया डायगोनल। तो हम देखें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट भी जीरो हैं, नीचे के भी जीरो हैं। और आई और जे इसका क्या होगा? अगर इसकी पोजीशन देखें इस एलिमेंट की, तो इस एलिमेंट की पोजीशन होगी A11, मतलब आई और जे की वैल्यू क्या है? इक्वल। इस वाले एलिमेंट की पोजीशन देखें तो इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी? A12। इसकी क्या थी? A11। इसकी क्या होगी? A21। इसकी क्या होगी? A22। तो आई और जे जब इक्वल हैं तब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे यहाँ ये 1 1 था, दोनों इक्वल हैं, ये 2 2 है, तो ये कोई एक ना एक इनकी वैल्यू है। लेकिन जब आई और जे इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 हैं, ये यहाँ पर 2 और 1 है, तब उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। ए इज इक्वल टू, एक मेरे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 3 रो हैं, 3 कॉलम है, 3 by 3 इसका ऑर्डर हो गया। अब हम देखते हैं इसका डायगोनल। डायगोनल क्या है इसका? 1 2 3। तो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है हमारे? 1 2 3। लेकिन अदर एलिमेंट्स देखें डायगोनल को छोड़ के, तो वो सारे के सारे क्या हैं? जीरो। जैसे ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो है। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में हम आगे पढ़ते हैं एक मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ, इसी में हम आगे देखते हैं। तो क्या है स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल। मीन्स क्या हुआ कहने का? कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन शर्त ये है जो एलिमेंट थे हमारे डायगोनल के 1 2 3, अब ये अलग अलग ना होकर कोई एक एलिमेंट हो जाए, सारे के सारे सेम हो जाएं, तब ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या कहूँगा? स्केलर मैट्रिक्स। जनरली इसे कैसे लिखते हैं? ए इज इक्वल टू ए आई जे, और ए आई जी की वैल्यू क्या होगी? एक बार के होगी और एक बार जीरो होगी। ए आई जे की वैल्यू जीरो कब होगी और के कब होगी? और के हमारा कोई भी नंबर है, कांस्टेंट ले लिया हमने, तो कब कब होगी देखते हैं। जैसे ए जीरो जीरो और ए, कैसे हो? अब देखो ए क्या है हमारा? पोजीशन है इसकी A11, इसकी पोजीशन A12, इसकी पोजीशन A21, इसकी पोजीशन A22। आई और जे की वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो एक कांस्टेंट होगा। मैंने यहाँ कांस्टेंट क्या लिया है? ए। तो जैसे 1 1 था, वैल्यू इक्वल है, ठीक है, आई और जे की वैल्यू इक्वल हो गई, तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। वही कांस्टेंट वैल्यू अगली बार जब होगी जब इसका आई और जे इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल हैं 2 2, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू सेम होगी। और अदरवाइज़ क्या होगा? जब इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है? जीरो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। क्या? ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0
2। ऑर्डर क्या होगा इसका? 3/3। तो देखा जाए स्केलर मैट्रिक्स भी तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही तो हुई, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स ही मेरी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये थी डायगोनल मैट्रिक्स में ये नंबर्स थे और डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो डिफरेंट थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंट नहीं होंगे। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है 2, तो सारे एलिमेंट डायगोनल के 2 2 2 ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक 2 हो जाए, एक 3 हो जाए, एक 4 हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या तो सारे 2 ही होंगे, या सारे 3 ही होंगे, या सारे 4 ही होंगे। कहने का मतलब ये है जो भी होंगे सारे के सारे इक्वल ही होंगे, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी में हम आगे बात करते हैं किसकी? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर 1 देन इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ? अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी। क्या था डायगोनल मैट्रिक्स में? यह था कि डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो तो हों, लेकिन साथ ही साथ डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ए इज इक्वल टू, तो हमने जैसे जनरली कैसे लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को? ए इज इक्वल टू ए आई जे की वैल्यू एक बार 1 होगी और 0 होगी, लेकिन कब कब होगी? जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी तब उसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे ये ले लेते हैं एक एग्जांपल 1 0 0 1। एक एग्जांपल और लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, दूसरी का ऑर्डर है 3/3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए है, हमने ऊपर लिखा है ए आई जे इक्वल टू 1, कब कब? जब आई और जे इक्वल हो। जैसे यहाँ की पोजीशन क्या है हमारी? A11 इक्वल हैं दोनों आई और जे, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे क्या है? A22, तो आई और जे फिर से इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। बाकी सभी जगह क्या होंगे? 0। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, ये क्या है? A11 पोजीशन का एलिमेंट क्या है? 1। A22 पोजीशन का एलिमेंट 1। A33 पोजीशन का एलिमेंट 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं? सिर्फ 1। अंतर क्या हुआ? मैंने आपको कहा था कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे 0 होंगे हैं, और डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे, इसमें भी सेम है। तो इसको स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं हम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो होती है, लेकिन अगर जैसे ही इसके एलिमेंट डायगोनल के 1 हो जाएं तब हम इसको यूनिट मैट्रिक्स नेम दे देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमेशा ही पूछे जाते हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा के पूछ लिए जाते हैं। वो क्या है? तो मैंने लिख रखी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उनके रिगार्डिंग मैंने उनके एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि एग्जामिनर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वह क्या होगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या डायगोनल मैट्रिक्स होगी, या स्केलर मैट्रिक्स होगी? देखते हैं क्या है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी ये है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट जो हैं सेम हैं, और अदर एलिमेंट जो हैं वो हमारे 0 हैं, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर तो होगी, और साथ ही साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। और एक चीज़ और देखते हैं हम कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया है, ये एक 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, साथ ही साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये देखा जाए तो क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर भी होगी, और डायगोनल भी होगी, और स्क्वायर भी होगी। लेकिन मैं इसका उल्टा करना चाहूँ कि जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन कैसे? जैसे मैंने एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो मैं इसे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स एक तो अलग हैं, दूसरी बात डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो हैं जीरो नहीं है। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, लेकिन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या स्केलर मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा ही एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। कैसे होगी देखते हैं। देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और अब इस आगे देखते हैं, तो क्या एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी। ये हमारी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि दिख रहा है इसमें 3 रो 3 कॉलम है, 3 by 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसका हम कन्वर्स करना चाहें, उल्टा करना चाहें, तो वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिख रखा है, क्या इसके सारे एलिमेंट मेन डायगोनल को छोड़ के जीरो हैं? नहीं है। तो हमेशा ये संभव नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो। ऐसा ही डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन हम इसके उल्टे ही बात करें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो वो संभव नहीं है। तो मैंने ये रिलेशन लिखा है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये एक सीक्वेंस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या स्केलर होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए मैंने इसमें डायरेक्शन बना रखी है जिससे कि ये रिलेशंस पॉसिबल हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी और साथ ही साथ स्क्वायर भी होगी। लेकिन अगर इसका हम उल्टा चलना चाहें कि स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगोनल हो जाए, नहीं होगी। डायगोनल से स्केलर हो जाए, नहीं हो जाएगी। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाए, नहीं। सीधा सीधा संभव है, इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, जैसा कि आप इसके एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझ सकते हैं। अब इसी में हम आगे बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, देखते हैं। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द एलिमेंट एबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के या तो उसके मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे या उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, देखते हैं क्या है। इफ़ ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास कोई भी, ए इज इक्वल टू 1 2 4 0 5 9 0 0 7। तो इसमें मेरा डायगोनल कौन सा होगा? मेरा डायगोनल ये होगा। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है? कहती है इफ ऑल द एलिमेंट बिलो द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें जो मेन डायगोनल है दैट इज़ ये, तो इसके नीचे के एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। हमने एक एग्जांपल लिया है ए इज इक्वल टू ये, तो इसमें हम देखते हैं इसका मेन डायगोनल क्या है। इसका मेन डायगोनल ये है 157। तो हम इसमें देखते हैं कि 157 मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हमने लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म में। कैसे? ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, ए आई जे उसके एलिमेंट हैं। वो एलिमेंट ए आई जे कब जीरो होंगे? जब आई की वैल्यू बड़ी होगी। जैसे जैसे कि इस पोजीशन पे है, इसका ऑर्डर क्या होगा? अगर इसकी पोजीशन निकालें इस एलिमेंट की, तो इस एलिमेंट की पोजीशन होगी A21। तो यहाँ पे आई बड़ा हो गया जैसे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। जैसे यहाँ पे क्या है? A31, तो 31 आई की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है, और ये क्या है हमारा 32 यहाँ पे भी ग्रेटर है। जब भी आई की वैल्यू ग्रेटर होगी जैसे, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। बाकी कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं अदर केसेस में। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी? हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। If all the element of the main diagonal of a square matrix are zero, then it is called lower triangular matrix. मीनिंग क्या हुआ? मीन्स ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें जो मेन डायगोनल है हमारा,
तो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट इस बार 0 हों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट 0 हों, लेकिन लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर के एलिमेंट 0 हों, तब ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, वो हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब एक कोई मैंने मैट्रिक्स ली है, ये इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर है इसका भी। तो एक मेरा मेन डायगोनल क्या हो गया, मेन डायगोनल मेरा ये हो गया ABC। तो हम देखते हैं कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के ऊपर के एलिमेंट देखते हैं। तो मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट क्या है, मेरे 0 हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि J इज ग्रेटर देन I। J क्या था हमारा, यहाँ पे जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर है, अगर इस एलिमेंट की पर्टिकुलर बात करते हैं तो इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A1 2 से। तो यहाँ पे J की वैल्यू I से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। इस एलिमेंट की पोजीशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, इस एलिमेंट की पोजीशन होगी A1 3, मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर भी J की वैल्यू बड़ी है I से, तो इसका मान भी 0 हो गया। तो हम देखते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल को छोड़ के उसके ऊपर के एलिमेंट जो है वो 0 हो जाए। तो मतलब मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसमें आगे बात करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, मतलब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ। कब ये कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो कब कहलाएगी सिंगुलर, जब मॉड ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा। क्या, अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो आता है, तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर। मतलब क्या हुआ, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर हो गई, और अगर 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर हो गई। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू द कॉलम्स या और कॉलम्स इनटू द रो। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक कोई मैट्रिक्स लेता हूँ ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 2 4 3 6 7 एंड 5 2 9। ठीक है, तो अब ए डैश में फाइंड आउट करूँगा। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या ए के ऊपर टी लिख देते हैं, इससे हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ए डैश कहूँ या ए के ऊपर टी लगा देता हूँ ये, तो इसका वैल्यू क्या होगी, हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है, जो रोज़ हैं उसे कॉलम बना देना है और जो कॉलम्स हैं वो उसे रोज़ बना देनी है। कैसे, ठीक है, पहला हमारा रो क्या है, हम देखते हैं कि हमारी पहली रो है ये 1 2 4। तो 1 2 4 हमारी पहली रो है। अब मैं इसे क्या करूँगा, ट्रांसपोज निकालना है ना मुझे इसका, तो इसे ट्रांसपोज निकालते समय क्या करूँगा, इसको बना दूंगा मैं इसे कॉलम। तो अब क्या हो गया, मेरा ये रो थी ये हो जाएगी कॉलम 1 2 4। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे रो की बात। ये दूसरी रो कौन सी मेरी, 3 6 7। तो ये 3 6 7 थी मेरी। तो अब क्या हो गया, इधर तो ये रो है, इधर जाके बन जाएगी क्या, कॉलम। तो 3 6 7 ये मेरी दूसरी कॉलम बन गई। अब हम बात करते हैं तीसरी रो की। तो ये है मेरी तीसरी रो 5 2 9। लेकिन हमें तो ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको कन्वर्ट कर देना है कॉलम में। तो हमारा तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, हमारा 5 2 9। यह हो गया मेरा तीसरा कॉलम। मतलब क्या हुआ कि रो थी, रो को हमने बना दिया कॉलम। या फिर इसका इधर से उल्टा करना चाहें कि कॉलम को अगर रो बना दें तब भी हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने लिखा है इसकी डेफिनेशन में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू द कॉलम्स और कॉलम्स इनटू द रो।
या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है। इसी में हम आगे बात करते हैं कांजुगेट मैट्रिक्स की, कि कांजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका। तो कांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा। इट इज ऑब्टेन बाई ए टू द पावर बार। ये पावर में नहीं है, ये ए के ऊपर बार लगा हुआ होता है, इसे कह देते हैं ए के ऊपर बार, ए बार। तो मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हो हमारे पास दी हुई, जिसमें ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 3i माइनस आई और 1 2 माइनस आई। ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले ली जनरल। ठीक है, मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, मीनिंग ए बार फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि हमें करना क्या है, बस इतना ही, आई की जगह माइनस आई पुट कर देना है और हमें इसका कॉन्जुगेट आराम से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3i था, अब मुझे आई बोलूँ या इसे आयोटा कहूँ, एक ही बात है। तो ये आई है या आयोटा है, आयोटा को रिप्लेस कर देना है मुझे माइनस आई से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 3 आयोटा, और ये माइनस का आयोटा है, इसको माइनस लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का आयोटा। वन, अब वन में कोई कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, वन रियल है तो ये सेम रहेगा। अब इसमें देखते हैं 2 माइनस आई। ठीक है, अब 2 माइनस आयोटा है, आयोटा को मुझे रिप्लेस करना है किससे, माइनस आयोटा से, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स ए थी, तो हमने इसमें क्या किया, आई को रिप्लेस कर दिया या आयोटा को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस आयोटा से। तो हमें ऐसा करने से जो मैट्रिक्स मिली, जो कि हमारी क्या है, ए बार। तो ये क्या कहलाएगी, इसे कहेंगे ए बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए, या ए बार इज द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं क्या, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, अब ये क्या चीज़ होती है, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय टेकिंग कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम एक बार कॉन्जुगेट ले लें, और जो कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहेंगे। जैसे कि इसके नेम में ही है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मतलब जो मैट्रिक्स है उसका हमें एक बार कॉन्जुगेट लेना है और उसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। या इसी को इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहले या तो उसका हम पहले ट्रांसपोज निकाल लें फिर कॉन्जुगेट निकाल लें, या पहले कॉन्जुगेट निकाल लें फिर ट्रांसपोज निकाल लें, एक ही बात है। तो इट इज़ डिनोटेड बाई ए एस्ट्रिक। तो ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू क्या होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ए का ट्रांसपोज उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लिया, या फिर आगे लिखा है मैंने, ए का कॉन्जुगेट ले लिया उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, एक ही बात है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल हम पिछले वाला ही लेते हैं जो कि हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में लिया था। क्या है एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 3i माइनस आई 1 और 2 माइनस आई। ये मेरी एक मैट्रिक्स है, आई यहाँ पे आयोटा है, मैं इसको आई कह देता हूँ, लेकिन इसे आपको आयोटा ही समझना है। ठीक है, पहले मुझे क्या निकालना है, मैं पहले इसका ए डैश निकालता हूँ। ए डैश मीन क्या है मेरा, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करना। क्या है ट्रांसपोज में, जो रो होती हैं वो कॉलम हो जाएंगी, जो कॉलम है वो रो हो जाएंगी। जैसे 3i और ये माइनस आई 1 और 2 माइनस आई, ये मेरा हो गया ट्रांसपोज। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया, अब इसके बाद मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लूँगा। तो क्या, ए डैश का कॉन्जुगेट निकालूंगा। क्या आया मेरा, कॉन्जुगेट निकालने क्या करते हैं हम, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 3 आयोटा 1 और ये आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने पहले इसका ट्रांसपोज निकाला उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिया। ठीक है, इसे दूसरी तरह से भी करके देखते हैं। क्या, मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा। कॉन्जुगेट क्या होगा, वही रिप्लेसिंग आयोटा वाई माइनस आयोटा।
तो ये हो जाएगा मेरा 3i था, लेकिन मेरे को तो रिप्लेस करना है माइनस आई से, तो हो जाएगा माइनस का 3i, और ये माइनस का आई है, ये हो जाएगा आई या आयोटा, 1 2 प्लस आयोटा। अब क्या करूँ, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए बार निकाला मैंने और उसका ट्रांसपोज ले लिया डैश, या टी लिख देते हैं इसी को, एक ही चीज़ है। करूँ क्या क्या करूँगा मैं, अब जो मेरे रो हैं वो मेरे कॉलम हो जाएंगे, और जो कॉलम्स थे वो रोज हो जाएंगी। ठीक है, कैसे करना है, ये माइनस का 3i है, और ये आई था, ये रो थी, ये मेरा हो जाएगा कॉलम, और ये क्या था मेरा दूसरा रो 2, और 2 प्लस आई हो गया मेरा दूसरा कॉलम। तो हम देखते हैं, या तो पहले ट्रांसपोज निकाल के उसका कॉन्जुगेट ले लो, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर ट्रांसपोज ले लो, लेकिन दोनों से आंसर हमें एक ही मिलता है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है कि ए एस्टिक इज इक्वल टू ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, एक ही चीज़ है, जो कि हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, देन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं और अगर वो मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और जो नीचे के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि ए आई जे इज इक्वल टू होगा ए जे आई के। इसका क्या मीनिंग है, आइए से एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। तो अगर कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए इज इक्वल टू, एक 3x3 की मैट्रिक्स है मेरे पास, 9 2 3 2 -1 -8 3 -8 0। तो इस मैट्रिक्स से एक चीज़ तो क्लियर है कि ए आई जे, मान लेते हैं ये आई जे पोजिशन का है, तो ये सेम होगा जे आई पोजिशन का, मतलब ये ऐसी ये वाला है। इस वाले एलिमेंट की जो 2 है इसकी पोजीशन क्या होगी, A12, और ए वाला एलिमेंट है मेरे पास, इसकी पोजीशन क्या होगी, A21। तो दोनों सेम है, ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के, जैसा कि यहाँ पे है, वैसा ही सेम यहाँ पर और यहाँ पर है, और यहाँ पे है। देखते हैं ये मैट्रिक्स आएगी नहीं आएगी। मैं इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ। ट्रांसपोज क्या होगा, रोज़ को कॉलम बना दो, 9 2 3, और ये वाला रो है मेरी 2 -1 8, इसको कॉलम बना दिया 2 -1 और माइनस का 8। तीसरा रो है 3 -8 0। तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, तो आंसर है कि अंतर नहीं है। मतलब क्या हुआ, ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया मेरा लौट के। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने पे वही मैट्रिक्स लौट के आ जाती है वापस। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, या ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं और वो ट्रांसपोज अगर उसके माइनस ऑफ ए मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो विशेषताएं होती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये होगी कि ए आई जे जो इक्वल होगा माइनस का ए जे आई के, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट जो होंगे आमने सामने के एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। और एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है, यह कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो ही होंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्या है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 0 2 4 -2 0 3 -4 और -3 0।
तो इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं क्या चीज़ कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो सारे के सारे जीरो ही हैं, और इसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये हमारा A12 पोजीशन का है। ए, इसकी पोजीशन लिखूँ तो क्या है A12, और इसकी पोजीशन लिखूँ तो ये क्या है A21। तो क्या A बराबर होगा माइनस का AJI, मतलब A12 बराबर होगा किसके, माइनस का A21। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, अपोजिट भी हैं और नेगेटिव। तो ये वाले अपोजिट तो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे और ये वाले भी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं इसको, अगर मैं इसका ए डैश फाइंड आउट करूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, रोज़ को कॉलम बना दो, 0 2 4, और दूसरा क्या होगा -2 0 3, तीसरा -4 -3 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा मेरा 2 0 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तब क्या आएगा 0 2 4 माइनस का 2 0 और 3 माइनस का 4 माइनस का 3 और 0। तो ए डैश किसके इक्वल आया मेरा, ए डैश इक्वल आया माइनस ऑफ ए के। जब ए डैश माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, आइए देखते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए एस्टेरिक इज इक्वल टू ए। कहने का मतलब क्या है इसका, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो हर्मिशियन होगी, लेकिन कब होगी, जब ए एस्टेरिक जो है ए के ही इक्वल आ जाए, तब ये मेरी मैट्रिक्स जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ए एस्टेरिक क्या है, ए एस्टेरिक को कहते हैं हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, या फिर इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज़ आगे क्या है फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि कोई भी एलिमेंट है हमारा ए आई जे, अगर मैं उसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो वो ए जे आई के इक्वल होगा। ये क्या चीज़ है, चलिए इसे इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मेरी 5 3 -7 i एंड 3 + 7 i एंड 2। ये मेरी एक मैट्रिक्स है। देखते हैं, अब मुझे क्या करना है, पहले इसका ए डैश फाइंड आउट करना है, मतलब ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज में कैसे निकालूंगा इसका, रोज को कॉलम बना दूंगा, तो 5 3 -7 i यहाँ पे आयोटा होगा, 3 + 7 आयोटा एंड 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ए एस्ट्रिक फाइंड आउट करना है। तो ए एस्ट्रिक क्या होता है, ए एस्ट्रिक होता है 8 डैश का बार, मतलब जो हमने ट्रांसपोज निकाला था, अब मुझे उसका कॉन्जुगेट निकालना है। वो कैसे निकालूंगा, वाई रिप्लेसिंग आयोटा वाई माइनस आयोटा, मतलब जो आई है आई की जगह माइनस आई रिप्लेस कर दूं तो मुझे जो है इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं क्या है। 5 तो सेम रहेगा, और ये है 3 हो जाएगा -7i, और ये 3 हो जाएगा प्लस का 7i और 2। तो हम देखते हैं जो ए एस्ट्रिक आया हमारा, ए एस्ट्रिक किसके इक्वल आया, ए के ही इक्वल आ गया। तो ये मेरी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स मेरी कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, इसमें मैंने एक टर्म लिखा है जो है क्या, ए आई जे का कॉन्जुगेट इक्वल होगा ए जे आई के। इसका क्या मीनिंग है, मान लेते हैं मेरा एक एलिमेंट है ये 3 -7 i, ये ए आई जे पोजिशन का है। ठीक है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो ए जे आई पोजिशन का होगा, मतलब 3 + 7 i। इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो 3 -7 i का कॉन्जुगेट क्या होगा मेरा, 3 + 7 i। चलिए इसे समझते हैं। इसका, इस एलिमेंट का अगर मैं पोजीशन लिखूं तो क्या होगी, इस एलिमेंट की पोजीशन होगी A1 और 2, और इस वाले एलिमेंट की मैं पोजीशन लिखूं तो वो क्या होगी मेरी A21। तो A12 इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं किसके बराबर होगा, A21 के। ये टर्म्स इस तरह से लिखा गया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है
कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशन मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी रियल। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे हर्मिशन मैट्रिक्स के वो हमेशा ही रियल होंगे। अब हम बात करते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में। अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इफ ए एस्टिक इज इक्वल टू माइनस ए। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका मैं ए एस्टिक निकालूं या ट्रांजुगेट मैट्रिक्स निकालूं, अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता है तब मेरी ऐसी मैट्रिक्स जो है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ए एस्ट्रिक क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ए एस्ट्रिक क्या होता है, ए एस्ट्रिक होता है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, फॉर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ए आई जे का जो कॉन्जुगेट होगा इक्वल होगा माइनस का ए जे आई। ठीक है, इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्या है ये। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए इज इक्वल टू 5 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा 7 आयोटा। जब भी मैं एग्जाम्पल में जो भी आई लिया है इसे आयोटा कहेंगे, लेकिन जो टर्म्स दिखाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे आई लिया है, ये आई ही है, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट करती है, आयोटा नहीं है, ये आई है। लेकिन जो भी एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने अभी इस लेक्चर में, तो उसमें वो सारे के सारे जो हैं आयोटा होंगे। अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्योरली कॉम्प्लेक्स। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। चेक करते हैं है या नहीं है। 5i प्योरली कॉम्प्लेक्स है, 7i प्योरली कॉम्प्लेक्स है इसमें, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ दिस इज जीरो। इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, वो जीरो है, तो ये प्योरली कॉम्प्लेक्स हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं प्योरली कॉम्प्लेक्स हैं। और एक चीज़ और देखते हैं जो कि यहाँ लिखी हुई है ए आई जे। अब ए आई जे क्या है हम देखते हैं। अब मान लेते हैं ये एक एलिमेंट ये है। अब इस एलिमेंट का मुझे ये पोजीशन लिखना हो कि ये एलिमेंट किस पोजीशन का है, तो क्या होगा इसका ए 1 और 2, ठीक है। और ये वाला मैं देखूँ तो किस पोजीशन का होगा, ए 2 1। अब ये एलिमेंट है ए 1 2 पोजीशन का 3 माइनस 2i। अब मैं अगर इस एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेता हूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ दिस। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा। आगे सॉल्व करते हैं। पहले इसे, पहले मैं इसका क्या निकालता हूँ, ए बार, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए निकालता हूँ। वो कैसे निकलेगा, रोज को रोज जो हैं उसको मैं कॉलम्स बना दूंगा। 3 माइनस 2i और माइनस का 3 माइनस का 2i एंड 7i। आई यहाँ पे क्या है, आयोटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए एस्ट्रिक। ए एस्ट्रिक किसके इक्वल होता है, ए एस्ट्रिक होता है ए डैश का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे निकालूंगा, कॉन्जुगेट निकालते हैं बाई रिप्लेसिंग आयोटा वाई माइनस आयोटा, मतलब आई की जगह माइनस आई पुट कर देनी है। ठीक है, कर देते हैं। 5i माइनस का 3 प्लस का 2i, और ये क्या हो गया 3 प्लस 2i, और ये हो गया माइनस का 7i। एक चीज़ देखते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, लेते हैं। मैं माइनस निकालता हूँ बाहर, कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आएगा, ये हमारा क्या रह जाएगा 5i रह जाएगा, और ये क्या रह जाएगा माइनस का 3। जबकि हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया, पहले माइनस का 3 था, अब कैसा हो जाएगा प्लस का 3। और ये 2i जो था मेरा पहले प्लस का था, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरा माइनस का, क्योंकि मैंने यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया है। अब मैं यहाँ से भी माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2i, ये हो जाएगा प्लस का 7i। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं, ये और इसमें कोई अंतर है क्या, ये वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स में कोई अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो क्या लिखेंगे, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस ए। जब भी किसी मैट्रिक्स से हम ए एस्ट्रिक निकालते हैं और अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाती है। मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा था ए आई जे बार इज इक्वल टू होगा माइनस का ए जे आई के। बार का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेट। ठीक है, जैसे मैंने लिया था ए 1 2 पोजिशन का एलिमेंट 3 माइनस 2i। ठीक है, तो 3 माइनस 2i एक मैंने एलिमेंट लिया ए 1 2 पोजिशन का 3 माइनस 2i। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसका निकाल लूँगा पहले ए 1 2 पोजिशन का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होगा मेरा 3 प्लस 2i, क्योंकि i को मैंने माइनस आई से रिप्लेस कर दिया।
ठीक है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने इसे माइनस बाहर ले लिया तो हो जाएगा -3 -2i, क्योंकि जब भी हम माइनस अंदर ऑपरेट करेंगे लौट के हमारा यही आ जाएगा। तो अब क्या देखते हैं कि A12 का जो बार है वो इक्वल होगा -के A21, यही टर्म मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है मेरा किस पोजीशन का है, A21 पोजीशन का है। तो किसके इक्वल होगा, A12 का बार इक्वल होगा माइनस का A21 के। अब इसमें हम आगे बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। कह रहे हैं इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ़ ए डैश इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए डैश ए। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज निकालूं ए डैश, उन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो वो आई आ जाएगी। आई क्या है, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या इसका उल्टा कर दें कि ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आई आ जाती है तब भी हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये पूछने का तरीका थोड़ा पुराना हो गया है। अब जो पूछते हैं वो पूछते हैं इस तरह से। क्या है दूसरी डेफिनेशन, इफ़ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज देन इट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या इससे दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स इनवर्स देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, डेट इज ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब ये आ गया, ये कुछ नया नहीं है, बस ये है बात को घुमा दिया गया है। कैसे, अगर मैं इस मैट्रिक्स में या इसी कंडीशन में ए को ऑपरेट करता हूँ किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स क्या होता है, मेरा आई होता है। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या मिली मुझे, आई। तो ये कुछ नया नहीं था, ऊपर की ही चीज़ थी, लेकिन इसको बातों को घुमा के कहा गया है। अब एग्जामिनर जो है इस तरह से पूछता है, मतलब उसका वही है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ए। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, उसका मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालूं, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं यूनिटरी मैट्रिक्स कहूँगा। लेकिन ये तरीका भी पुराना हो गया है, इस तरह से एग्जामिनर नहीं पूछता है। एग्जामिनर अब पूछता है कैसे, कह रहे हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स इनवर्स देन इट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, दैट इज ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब आपको देखने में कुछ नया नया लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नया नहीं है। कैसे, अगर मैं इसमें ए ऑपरेट कर दूँ दोनों साइड में तो क्या होगा, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या होता है हमारा, आई। तो क्या आया, ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू आई। पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बाकी सारी चीज़ जो हैं उसकी जो मेन डेफिनेशन है वही है, लेकिन एग्जामिनर अब जो है घुमा के पूछता है इस तरह से। अब इसमें हम आगे बात करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, देखते हैं। कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर निकालें या उसकी उसी से गुणा कर दें तो लौट के अगर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसे ही एक मैट्रिक्स है इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तब ऐसी मैट्रिक्स जो है इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन ये तरीका भी पूछना जो है पुराना हो चुका है, एग्जामिनर वैसे पूछता नहीं है। एग्जामिनर कैसे पूछता है, इफ़ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए देन इट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। ये भी कुछ नया नहीं है, लेकिन क्या अलग तरीके से लिखा हुआ है घुमा के। करना क्या है इसमें, इसमें भी वही सेम है कि मैं इसमें दोनों तरफ ए ऑपरेट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए, दैट इज आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चीज़ तो वही है जो पहले थी लिखी हुई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, बस लिखने का और बोलने का तरीका बदल गया।
तो आजकल एग्जामिनर जो है इस तरह से पूछते हैं, लेकिन वो बात कर रहे होते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में। ऐसे ही एक मैट्रिक्स और है निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये निलपोटेंट क्या होता है, देखते हैं क्या है। कह रहे ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इज said to be nilpotent of index p if p is a least positive integer for which a to the power p is equal to 0, then a is called nilpotent of index p। तो कहने का मतलब क्या है, कह रहे हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स ये है कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम उसी से गुणा करते रहें तब तक करें जब तक कि वो जीरो ना मिल जाए, और मान लेते हैं वो टाइम्स क्या है कि पी टाइम्स है, तब ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो निलपोटेंट होगी लेकिन इंडेक्स पी उसका पी होगा। और आज इसे इस तरह से ना करके हम नॉर्मली जो है इसका ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ या जीरो मैट्रिक्स आ जाती है तो हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स जो हमारी निलपोटेंट होगी।